नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेसफुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्राचीन भारत की एक महान शख्सियत आचार्य चाणक्य की जीवनी और इनकी राजनीतिक विचारधारा के बारे में। देखिए दोस्तों, इनकी जो पॉलिटिकल थॉट या इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है, इसको हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। और आप सभी ने चाणक्य और चाणक्य नीति का नाम बहुत बार सुना होगा कि चाणक्य नीति क्या कहती है, चाणक्य नीति में ये उपदेश दिया गया है, चाणक्य नीति में ये कहा गया है, वो कहा गया है। इसके अलावा चाणक्य का नाम बहुत बार आप तब सुनते हैं जब हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं या फिर कोई राजनीतिक उथल पुथल होती है। जब भी किसी राजनीतिक उथल पुथल में या चुनाव में हमारे यहाँ का कोई पॉलिटिशियन या कोई राजनीतिक रणनीतिकार अपनी रणनीति के बलबूते वहां पे सत्ता का एस्टेब्लिशमेंट कर देता है और अपनी चुनाव में जीत हासिल करता है, तो उसको कहा जाता है कि ये तो हमारे दौर का चाणक्य है। तो सोचिए, किसी व्यक्ति का नाम एक उपाधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी को महान स्ट्रेटेजियन, किसी को महान राजनीतिक रणनीतिकार कहने के लिए। तो सोचिए कि ये व्यक्ति, ये चाणक्य कितने महान रणनीतिकार रहे होंगे। इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनका नाम जो है वो एक उपाधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास थोड़ा बहुत आपको पता होगा और मौर्य डायनेस्टी का नाम आपने सुना होगा। उस मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक सम्राट जैसे महान राजा हुए हैं। उन राजाओं के पहले ये जो रूल हुआ करता था भारत में, तो उस समय नंदा डायनेस्टी हुआ करती थी। उस नंदा डायनेस्टी का इन्होंने तख्ता पलट किया और एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया और उसी चंद्रगुप्त को पूरे भारतवर्ष पे इन्होंने राज करवाया। तो सोचिए, इस तरीके के रणनीतिकार थे, इस तरीके के राजनीतिक रणनीतिकार ये रहे हैं, इसीलिए इनका नाम इतना पॉपुलर है। इनकी चाणक्य नीति क्या कहती है, इनका जो अर्थशास्त्र है वो क्या कहता है, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि चाणक्य के जीवन में किस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में भी हम जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त को इन्होंने राजा बनवाया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके कुछ फेमस कोट्स से। इन्होंने कुछ बातें कही थी एजुकेशन से रिलेटेड। एक बात इन्होंने कही कि एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड यूथ। जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है वो आपकी घनिष्ठ मित्र है और शिक्षा की सब जगह पे सम्मान किया जाता है शिक्षा का। और शिक्षा जो है वो आपकी जवानी और आपकी खूबसूरती दोनों को बीट करती है, उन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा दुष्ट इंसान के बारे में कहा, जो इंसान की मूल प्रवृत्ति है उसको ये कोट रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने कहा कि दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपने मूल स्वभाव से कभी नहीं बदल सकता। जैसे कि एक शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता, वैसे ही एक दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्ट प्रवृत्ति को कभी नहीं त्याग सकता। बेसिकली देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हर एक व्यक्ति में एक मूल प्रवृत्ति होती है। उसका एटीट्यूड समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। जो उसकी जो नेचर है, जो उसकी डिफाइनिंग नेचर है, वो कभी नहीं बदलती। तो एक दुष्ट व्यक्ति है, उसकी बातों में आके कभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चाणक्य का मानना था। अब चाणक्य के बारे में जानते हैं कि कौन थे चाणक्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के एक पॉलीमैथ थे, एक ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जो एक टीचर भी थे, एक ऑथर भी थे, एक राजनीतिक रणनीतिकार भी थे, एक दार्शनिक भी थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे, जूरिस्ट भी थे और रॉयल एडवाइजर भी थे। तो इस तरीके के व्यक्ति थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मौर्य एम्पायर के रॉयल एडवाइजर, वो महान रॉयल मौर्य एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य, उसकी नींव रखवाने में इन्होंने मदद करी और वहां के ये फिर पॉलिटिकल एडवाइजर बने, वहां के चीफ मंत्री बने, जो महामंत्री वहां के उस समय हुआ करते थे। इनका नाम कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है। चाणक्य के नाम से इनको मेनली जाना जाता है, लेकिन कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, कौटिल्य भी यही है, विष्णुगुप्त भी यही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी थी बहुत ही पॉपुलर, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थशास्त्र किताब है, ये हमें बताती है कि मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे भारत का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था, किस तरह से राजा एक्ट करता था, उस समय के मंत्री कौन कौन से पोर्टफोलियो में काम करते थे, इकोनॉमिक्स कैसे चलती थी उस समय की, उस समय वॉर स्ट्रेटेजीज कैसे बनती थी, उस समय कौन कौन से प्रोविंस थे, देश भर का किस तरीके का एनवायरनमेंट था, सारी चीजें इसके अंदर इन्होंने मेंशन करी हैं। तो ये अर्थशास्त्र किताब जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, हमारे इतिहास को जानने के लिए। और अर्थशास्त्र के अलावा एक और किताब है इंडिका, जो मैगस्थनीज ने लिखी थी, जो फॉरेन ऑथर आया था ग्रीक से, उसने भी लिखी थी। लेकिन अर्थशास्त्र हमारे यहाँ की किताब है, तो बहुत ज़्यादा तरीके से बताती है और सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से ऊपर, और ज्यूरिज्म यानी जो हमारा ज्यूरिस्ट, जो न्यायिक व्यवस्था थी उस समय की, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो एम्परर बना,
उसको बनाने में इन्होंने मदद करी थी। उसके साथ ही उसका एक्सपांशन कितना किया आगे मैं मैप में आपको बताऊंगा, उसमें भी इन्होंने मदद करी। और आगे चल के चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के लिए भी ये चीफ एडवाइजर की तरह इन्होंने काम किया है। तो मौर्य डायनेस्टी के दौरान इन्होंने बहुत ही अहम योगदान निभाया है। चंद्रगुप्त और चाणक्य के जो रिलेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से, इनके ऊपर बहुत सारी सीरीज मूवीज भी बनी है, उनमें भी आपने देखा होगा। बहुत पॉपुलर कैरेक्टर थे ये अपने इतिहास के दौर के, तो इनके ऊपर ये चीजें करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जैसा कि बताया मैंने, इनका नाम है, इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अब ये मैकियावेली कौन है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो मैकियावेली के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था सेपरेटली, इनकी बायोग्राफी और इनकी पॉलिटिकल थॉट के ऊपर। इन्होंने एक किताब लिखी थी द प्रिंस। ये मैकियावेली जो है ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के पॉलिटिकल फिलोसोफर हुए हैं, राजनीतिक विचारक हुए हैं ये। देखिए, इन्होंने द प्रिंस जो किताब लिखी उसमें यह बताया है कि एक प्रिंस को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, एक राजा को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। उसमें एडवाइजरी है, वो बेसिकली सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ जायज है, किस हद तक एक प्रिंस जा सकता है। राजा का धर्म इसमें बताया गया है, राजा का रियल पॉलिटिक बताई गई है कि सत्ता में रहने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, वो प्रिंस में मैकियावेली ने बताया है। लेकिन मैकियावेली तो 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए हैं, उससे लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे चाणक्य पहले हुए, और चाणक्य ने बहुत कुछ चीजें कही, इन्होंने बातें कही हैं, उनको इंप्लीमेंट करके भी दिखाया है। तो ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं वो कह देते हैं चाणक्य को इंडिया का मैकियावेली, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैकियावेली जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के चाणक्य हैं, ये कहा जाए तो ज्यादा वो होगा, क्योंकि चाणक्य ने सब चीजें करी हैं और पहले करी हैं और बेहतर तरीके से करी हैं, और चाणक्य को ज्यादा महान पॉलिटिकल फिलोसोफर माना जा सकता है। अगर आप दोनों वीडियोज को भी जाके देखेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके के दोनों राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, उसके अलावा 350 बीसी के अराउंड इनका जन्म माना जाता है। तारीखें जो हैं, साल जो हैं, उसके ऊपर ज़्यादा आप सोचिएगा मत, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ें होती हैं। उस जमाने में एकदम इतिहास स्पेसिफिक तरीके से नहीं लिखा जाता था। तो 350 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। तक्षशिला आज के समय रावलपिंडी में है, आप जानते हैं, पाकिस्तान में, वहां पे इनका जन्म हुआ। वही तक्षशिला जहां पे दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने पढ़ाया भी था, वहां पे प्रोफेसर भी रहे हैं। इनके पिता का नाम था ऋषि चनक, और इन कई जगह लिखा जाता है चनिन इनके पिता का नाम था। जैन टेक्स्ट में इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जैन टेक्स्ट कहते हैं कि चनिन इनके पिता का नाम था, और इनकी माँ का नाम था चनेश्वरी। जैन टेक्स्ट ही ऐसा कहते हैं। तो ब्राह्मण थे ये, कास्ट से, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। 275 बीसी के अराउंड इनकी डेथ हुई, लगभग 75 साल की एज में इनकी डेथ होती है पाटलिपुत्र में, जो कि राजधानी हुआ करती थी उस समय मगध की, यानी कि उस समय तो आप माने तो बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आज के समय जो पटना है उसको पाटलिपुत्र कहा जाता था उस समय। अब बात करते हैं इनके चाइल्डहुड से लेके इनकी यंग लाइफ और इनकी जो कहानियां हैं उनकी बात करते जाएंगे। आगे आगे धीरे धीरे इनकी लाइफ के बारे में आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। लाइफ के बारे में जैसे बता दिया, 350 में जन्म हुआ, और जब अर्ली एज में ही इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भेजा गया, मतलब गुरुकुल में भेजा गया, तो इन्होंने वेदों को और पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू किया, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी, सब चीज़ों के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। और एक चीज़ कही जाती है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके पास विजडम टूथ था। और अब विजडम टूथ को आप जानते हैं कि जो आपके विजडम टूथ, अक्ल दाढ़ जिसको हम कहते हैं, वो तो 24-25 की एज के बाद आता है। कई बार 20-21 के बाद कभी भी आ जाता है, वो 20-21 के बाद 30 तक की एज में कभी भी आ जाता है। उसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय रहता है। तो ये विजडम टूथ जो है वो किसी के बचपन में जन्म के साथ नहीं होता, लेकिन चाणक्य के पास था। ये कहानी है, ये ऐसा माना जाता है। तो जब इनके पास विजडम टूथ था तो इनकी माँ जो है वो इनको लेके एस्ट्रोलॉजर के पास गई, एक ज्योतिषी के पास गई, और कहा कि देखिए ये कैसे, इनके पास पहले से एक दांत कैसे, अक्ल दाढ़ इनके पास कैसे है। तो इस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपका बेटा बड़ा होकर एक राजा बनेगा, और बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन वो राजा बनने के बाद आपको भूल जाएगा, मतलब अपनी माँ को भूल जाएगा। इस बात से इनकी माँ जो है वो काफ़ी उदास रहने लगी। बाद में चाणक्य को जब ये बात पता चली, वो थोड़े बड़े हुए, तो इन्होंने कहा कि माँ ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले तो वो अपने विजडम टूथ को तोड़ देते हैं। विजडम टूथ को तोड़ने के बाद वो कहते हैं कि माँ आप पर ये मत सोचिए, चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपकी केयर करूँगा, कभी भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, इनको प्रॉमिस करते हैं। उस समय जब चाणक्य बड़े हो रहे थे, अपनी यंग एज में थे, तो पूरे भारत के नॉर्थ इंडिया में नंदा डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। ये पाटलिपुत्र राजधानी थी नंदा डायनेस्टी की, और मगध का डायनेस्टी अब इतना बड़ा फैल चुका था। राइज ऑफ मगध का ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया भी था आपको कि पाटलिपुत्र से ये जो साम्राज्य इतना बड़ा कैसे हुआ, नंदा डायनेस्टी के समय भी बड़ा हो चुका था।
नंदा डायनेस्टी का रूल जो था वो काफ़ी पॉपुलर नहीं था, काफ़ी इनके जो राजा हैं वो अलग अलग समय पर लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। लेकिन उसके बाद अगली डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी आएगी जिसकी शुरुआत यही चाणक्य करवाएंगे। अब उसके बाद तक्षशिला में ये पढ़ते थे, यंग एज में ही पढ़ने लग गए थे, काफ़ी सारी चीज़ों का इनको नॉलेज हो चुका था, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, वॉर स्ट्रेटजी, एस्ट्रोलॉजी, मैथडिसन, इन चीज़ों के ऊपर साथ साथ इन्होंने पर्शियन और ग्रीक लैंग्वेज को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। वेदों का इनके पास नॉलेज था, ये समय था, क्योंकि ग्रीक के समय पे आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर भारत आया था, उस समय ग्रीक लर्निंग भी भारत पहुंच चुकी थी, पर्शियन हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते थे, उस समय भी होता था। उसके बाद इनकी शादी होती है, और शादी के बारे में इनके ख्याल क्या है? इनका मानना था कि एक विमेन जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो बाहरी रूप से बहुत ज्यादा सुंदर है, वो सिर्फ आपको नाइट में सुख दे सकती है, इनका ऐसा मानना था। और एक जो विमेन है जो जिसकी आत्मा ही पवित्र है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है अंदर से, वो आपको लाइफ टाइम के लिए खुशी देगी। तो इसीलिए इन्होंने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था यशोधरा, और ये बहुत ही गुणी महिला थी, लड़की थी ये। और ये, लेकिन देखिए ऐसा है, चाणक्य भी सुंदर नहीं दिखते थे, यशोधरा भी सुंदर नहीं दिखती थी। दोनों का ऐसा माना जाता है कि इनके रूप की वजह से काफी लोग जो इनके ऊपर जोक करते थे, इनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये गरीब भी थे और इनके पास बहुत ज़्यादा ये अच्छा भी नहीं दिखते थे। इसी तरीके का एक इवेंट हुआ जब यशोधरा और चाणक्य एक इवेंट में गए थे इनके भाई के यहाँ पे, और कोई इवेंट था, सेरेमनी थी, उस समय इनका मजाक उड़ाया गया, सबने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, सबने इनके लुक्स का मजाक उड़ाया। तो यशोधरा कहती हैं अपने पति चाणक्य को कि आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको इतना कुछ पता है, राजनीति के बारे में पता है, आप बातचीत तो होती थी इनके बारे में, तो राजनीति के बारे में और जब सभी विषयों के ऊपर, तो आप क्यों ना राजा धनानंद से मिलो, और राजा धनानंद से मिलोगे तब आप उनको कुछ राज्य चलाने के ऊपर कुछ मशवरा दोगे, कुछ एडवाइस दोगे, तो वो खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट दे देंगे। गिफ्ट देंगे तो उनसे हमारा भी घर चल जाएगा और हमारा ऐसी हालत नहीं होगी, इतनी गरीबी में हमें जीवन नहीं काटना पड़ेगा। इस बात से फिर कन्विंस हो जाते हैं चाणक्य, और एम्परर, मगध के एम्परर उस समय धनानंद से मिलने के लिए जाते हैं। उस समय धनानंद जो है वो ब्राह्मणों के लिए एक भोज करवाता है, कि ब्राह्मण भोज होता है, कि सभी ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, पुष्पपुरी में बुलाया जाता है। उस समय चाणक्य भी जाते हैं, और चाणक्य जाके धनानंद को कुछ सजेशन देते हैं कि आपको इस तरह से साम्राज्य को चलाना चाहिए, इस तरीके से आपको आपका साम्राज्य और विस्तारित हो जाएगा। और धनानंद की जो प्रवृत्ति है वो काफी एरोगेंट होती है। धनानंद बहुत ज्यादा इस तरीके का व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि ये बताएगा मुझे, ये इस तरीके का कुरूप व्यक्ति, उसके रूप के ऊपर वो बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम इस तरीके के दिखने, तुम मुझे क्या सजेशन दे रहे हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, इस तरीके की बातें उनको बोलते हैं। और सब ब्राह्मणों के सामने यहाँ पे चाणक्य को मीन किया जाता है, उनके ऊपर उनको एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उनकी डिसरेस्पेक्ट की जाती है। इससे चाणक्य बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर उसी समय प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आने वाले समय में नंदा डायनेस्टी का नाम और निशान मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, और यहाँ पे दूसरा किसी को स्टोर कर देंगे, किसी और को राजा बना देंगे। धनानंद इस बात से नाराज हो जाता है। जब इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली तो धनानंद अपने आर्मी के लोगों से, अपने गार्ड से कहता है कि अरेस्ट कर लो इनको। अरेस्ट तो चाणक्य को कर लिया जाता है, लेकिन चाणक्य भी बहुत वो होते हैं, शातिर होते हैं, और वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। चाणक्य यहां से प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो कभी भी इसको माफ नहीं करेंगे और धनानंद का तख्ता पलट करके छोड़ेंगे एक दिन। उसके बाद धनानंद के खिलाफ ये प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। धनानंद के साथ प्लानिंग में इनका बेटा, धनानंद का बेटा जो प्रभात है, वो भी साथ देता है। प्रभात एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है, और वो ये अपने पिता को गद्दी से हटाना चाहता है। देखिए, मगध का डायनेस्टी का रूल आप जब पढ़ेंगे तो पुराने समय से ही ऐसा भी चलता आ रहा था कि राजा का जो बेटा होता तो वो हमेशा अपने पिता के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रचता रहता था कि उसको तख्त मिल जाए जल्दी, उसका पिता उसका तख्त किसी और दूसरे भाई को ना दे दे। तो ये चीजें चलती रहती थी। तो प्रभात जो है चाणक्य की मदद करता है, कहता है कि मैं अपने पिता की गद्दी से हटवा के मुझे राजा बना दिया जाए। ये चीजें होती हैं। चाणक्य अब ये सोच रहे होते हैं कि राजा बनाया किसका जाए, प्रभात को बनाया जाए या किसी और व्यक्ति को बनाया जाए। तो इन्होंने प्रभात से मदद ली, काफी पैसे भी लिए, इन्होंने गोल्डन कॉइन्स भी लिए, और उसके बाद इन्होंने, क्योंकि इनको आर्मी बिल्डअप करनी थी, ऐसे नहीं कि किसी एक व्यक्ति को उठाया, धनानंद को गोद से उठा के वहां पे किसी को बिठा दिया, राजा बना दिया, ऐसा तो आसान था नहीं। धनानंद की सेना को हराना पड़ेगा, तब जाके धनानंद का तख्ता पलट होगा और उसके बाद राजा बनाया जाएगा। तो इन्होंने इनसे पैसे भी लिए, मदद भी मांगी। उसके बाद ये देख रहे थे कि कौन योग्य व्यक्ति होगा जो मगध की सत्ता को एक तरह से डिजर्व करता है, किसको बनना चाहिए इस पूरे भारतवर्ष का राजा, ये चीजें हैं। तो चाणक्य के पास 1000 गोल्ड कॉइन्स थे,
और उसके बाद इन्होंने एक चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का देखा, इन्होंने चंद्रगुप्त से मिले और इससे काफी प्रभावित हुई। यंग एज में वो दिखते ना, होनहार बिरवान के हो चीकने पात, वो वाली बात है। तो चंद्रगुप्त इनको लगा कि इस लड़के में पोटेंशियल है, ये राजा बनने के लायक है। तो इनके पिता को, माता पिता ने को जो है चंद्रगुप्त के, उनको 1000 गोल्ड कॉइन दिए और इनसे ले लिए, बेटा ले लिया। वो फॉस्टर पेरेंट्स ही थे, रियल पेरेंट्स नहीं थे, उनसे बेटे को ले लिया और 1000 कॉइन के बदले में दे दिए और फॉरेस्ट में चले गए। अब चाणक्य के पास 2 लोग थे, एक तरफ था प्रभात और दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त। अब दोनों में से किसी एक को चुनना था कि एक को ही एम्परर बनाया जा सकता था। तो इन दोनों के बीच में टेस्ट लेने के लिए उन्होंने एक कॉन्क्वेस्ट करवाया। कॉन्क्वेस्ट में जो है प्रभात मारे जाते हैं, चंद्रगुप्त जीत जाते हैं और बेहतर योद्धा होते हैं चंद्रगुप्त। तो अब चंद्रगुप्त को ही राजा बनना था आने वाले समय में। अब चंद्रगुप्त को शिक्षा दी जाती है, इनको वेदों की शिक्षा दी जाती है, वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में दिया जाता है, 7 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त जो है वो एक कैपेबल योद्धा बनता है, एक कैपेबल राजा बनने के उस तरफ चलता है, उस मोमेंट की तरफ चलता है। उसके बाद ये लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अब हम मगध के ऊपर रूल करेंगे, मगध के ऊपर चढ़ाई करेंगे। लेकिन उस समय गलती भी करते हैं। गलती क्या करते हैं? सीधा जाके राजधानी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब नंदा की बहुत बड़ी आर्मी होती है, तो चंद्रगुप्त की आर्मी जो है उसकी हार हो जाती है। चंद्रगुप्त को यहाँ से भागना पड़ता है। चाणक्य चंद्रगुप्त भाग जाते हैं, लेकिन इनको कुछ चोट भी लगती है, इनकी आर्मी को भी नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंतित अवस्था में होते हैं कि अब क्या करें। चिंतित अवस्था में होते हैं, उसी दौरान एक इनकी कहानी इनके सामने आती है और ये जा रहे होते हैं तो एक माँ जो है वो अपने बेटे को डांट रही होती है। डांट के क्या कह रही होती है कि रोटी को बीच से मत तोड़ो, किनारे से तोड़ो, बीच से तोड़ोगे तो हाथ जल जाएगा। हाथ जला लिया ना तुमने किस तरीके की बेवकूफी वाली हरकत करी है। तुम तो चाणक्य जैसे बेवकूफ निकले। सोचिए, चाणक्य को बेवकूफ बोल रही है वो लेडी। क्यों बोल रही है? फिर बोला कि देखो क्यों कहा आपने ऐसा, कि चाणक्य बेवकूफ क्यों कहा। ये लोग सुन रहे थे, चोरी चुपे सुन रहे थे। फिर ये उस लेडी के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें बेवकूफ कैसे कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, रोटी को तोड़ के आप किनारे से तोड़ के खा सकते हो, बीच में हाथ डालोगे तो जल जाएगा हाथ। वैसे ही आप अगर राजधानी के ऊपर अटैक करोगे सीधा, तो आपको आर्मी कैसे जीतने देगी। आपको धीरे धीरे किनारे से चलना चाहिए ना, पहले बाउंड्रीज को सीज करना चाहिए, मगध को बाहर से जीतना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके राजधानी तक पहुंचना चाहिए। इस चीज से सुन के उनको अपनी जो गलती है उसका एहसास हुआ। सोचो, उस लेडी ने चाणक्य को इतना बड़ा लेसन दे दिया, चाणक्य को इतना बड़ा लेसन मिला, उन्होंने शुक्रिया अदा किया उस लेडी का। और उसके बाद इन्होंने बॉर्डर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बॉर्डर कंट्रोल इनके पास आने लग गए। और फिर धीरे धीरे आगे चल के राजधानी पे 321 बीसी में इन्होंने मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पे राजा बनाने के बाद चाणक्य फाइनली जो है इनके महामंत्री बनते हैं। और चाणक्य, एक बात और, ये चीज और, ये कहानी बीच में रह गई कि चाणक्य जब अपनी आर्मी का कंसोलिडेशन कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे लोगों को, कि चाणक्य के आसपास कुछ तो देखो ऐसी प्रजातियां थी, जो जातियां इनके साथ इकट्ठा होकर धनानंद के रूल से नाखुश थी, उन्होंने चंद्रगुप्त का साथ दिया। कुछ और छोटे मोटे राजा जो कि धनानंद से नाखुश थे, उन्होंने साथ दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे जो कि नहीं चाहते थे कि धनानंद की तख्ता पलट हो, चाणक्य अपने मकसद में सक्सेसफुल हो पाए। उनको भी एक तरह से साइडलाइन करना था, उनको भी ठिकाने लगाना था। और उसका इस्तेमाल इन्होंने किया विष कन्या। विष कन्या नाम आपने अपनी यहाँ पे माइथोलॉजिकल कहानियों में भी सुना होगा और कुछ ऐसी चीजें भी देखी होंगी। पॉइजनिंग गर्ल्स होती थी। और ऐसा मान्यता है, कहा जाता है कि चाणक्य ने अपने शुरुआती टाइम से, जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की उन्होंने सोची थी, तब से विष कन्याओं की एक फौज सी तैयार कर ली थी। ये सुंदर दिखने वाली कुछ लड़कियां होती थी जिनको धीरे धीरे करके जहर की डोज दी जाती थी, थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया जाता था इनको, और वो धीरे धीरे उस जहर को अपने अंदर रखती थी, उनको कंसीव करती थी और वो पॉइजनस हो जाती थी। वो लेडीज नहीं मरती थी क्योंकि उनको बहुत कम अमाउंट में दिया जाता था। उनकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे उस जहर के प्रति वो हो चुकी थी, स्वाभाविक हो चुकी थी, उनसे उन जहर को असर नहीं पड़ रहा था। और जो राजा चंद्रगुप्त और चाणक्य के खिलाफ थे, अब इन लड़कियों को उनके पास भेजा जाता था। और ये लेडी अगर उन राजाओं के साथ किसी भी तरीके से संबंध स्टैब्लिश कर लेती थी, किस कर लेती थी, ऐसी चीजें होती थी, कुछ भी होता था, तो वो राजा मारा जाता था उस जहर की वजह से। तो इस तरीके की चीजें होती थी। सोचो किस तरीके के स्ट्रेटेजियन थे चाणक्य, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे थे। ये चीजें हो रही थी। जैसा मैकियावेली ने भी अपनी प्रिंस की किताब में कहा था कि सत्ता की प्राप्ति ही सबसे बड़ा मकसद है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने विष कन्याओं का इस्तेमाल करके उन राजाओं को भी दरकिनार किया, साइड लगाया।
और इन विष कन्याओं ने ये चीज़ें करी, बहुत सारे राजाओं की यहाँ पे हत्या करी गई, ये चीज़ें हुई। उसके बाद नंदा डायनेस्टी का अंत हुआ। नंदा डायनेस्टी के बाद फाइनली नंदा पाटलिपुत्र से हट के मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मैप में मैं आपको दिखाऊं मौर्य डायनेस्टी में कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई चंद्रगुप्त राजा बनने की। देखें चंद्रगुप्त ने इतना बड़ा साम्राज्य एस्टेब्लिश किया। इस पाटलिपुत्र से मगध की किसी ज़माने में शुरुआत हुई थी, नंदा के समय इतना बड़ा साम्राज्य था। फिर पाटलिपुत्र धीरे धीरे करके मगध जो है वो बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। और फाइनली जब चंद्रगुप्त मौर्य का रूल आया तो यहाँ पे आपको कलिंग दिखेगा। एक तो कलिंग इनके कंट्रोल में नहीं था, जिसको कंट्रोल में अशोक सम्राट ने लिया। साउथ इंडिया का ये वाला हिस्सा जहाँ चेरा चोला पांड्या हुआ करते थे, ये कभी भी रूल में रहा नहीं है मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य, यहाँ पे मॉडर्न डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे और भी छोटे जो आज का बांग्लादेश वाला हिस्सा है, बहुत बड़ा साम्राज्य इनके पास था। इधर नेपाल भूटान वाला क्षेत्र भी इनके पास था। तो इतना बड़ा देश था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। उसके बाद और आगे चलेंगे आप, मौर्य डायनेस्टी 265 के आसपास, ये अशोक सम्राट के बाद की बात है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये भी पूरा क्षेत्र इनके कंट्रोल में आ गया। इधर यहाँ पे बहुत आगे तक साम्राज्य पहुंच चुका है, पर्शियन अंपायर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देखिए बर्मा तक लगभग यहाँ पर पहुंच चुका है, आगे बहुत तक, बर्मा तक तो नहीं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां तक पहुंच गया। तो बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था मौर्यों का, और ये इनके बड़े बड़े सम्राट भी हुए हैं। मौर्य एम्पायर के समय पे चंद्रगुप्त के मिनिस्टर्स बने, अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग चीजें बनाई, पोर्टफोलियो दिए गए, और प्राइम मिनिस्टर का पद जो है वो चाणक्य को मिला। चाणक्य ने इस साम्राज्य को चलाने में चंद्रगुप्त की मदद करी। एक वो रॉयल एडवाइजर थे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स के लिए। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से एक राजा को अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को, किसको क्या मंत्रालय मिले, किस तरह से राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़ा जाए, इकाइयाँ कैसे बनाई जाएंगी, ग्राम पंचायत, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी यूनिट थी उनको बनाया। ये सब चीज़ें इन्होंने की। राजा को बेनिवोलेंट रहना चाहिए अपने प्रजा के प्रति, और किसी भी रिवोल्ट है उसको किस तरह से दबाना चाहिए, सब चीज़ें इन्होंने कही। सबको अपना अपना पोर्टफोलियो मिला था। इसी समय चाणक्य ने क्या किया कि फीमेल बॉडीगार्ड भी अपॉइंट करे थे चंद्रगुप्त के लिए। फीमेल बॉडीगार्ड पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी एम्पायर में एम्परर के साथ फीमेल बॉडीगार्ड्स भी थे। भारत के इतिहास की बात चल रही है। उसके बाद अब एक चीज़ और मानी जाती है, देखिए ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि बिंदुसार का जो जन्म होता है, इसका एक रोचक किस्सा है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को भी छोटी छोटी अमाउंट में जहर दे रहे थे, मारने के लिए नहीं। जैसे विष कन्याओं को तैयार किया था कि वो जहर के प्रति एंटीडोट हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएंगी उस जहर के प्रति, और उसकी डेथ नहीं होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो धीरे धीरे कंसीव कर रहे थे जहर, इसलिए कि ताकि उनको अगर फिर कोई जहर दे तो उसका असर उनके ऊपर ना हो, वो इम्यून हो जाए उस जहर के प्रति। सॉरी। तो इम्यून करने के लिए जहर दिया गया था। और चंद्रगुप्त की मौत किसी जहर की वजह से नहीं हुई। बाद में उन्होंने जब जैन तरीके से, जैन थे चंद्रगुप्त, जैन बन गए थे, तो बाद में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे गोलवेला में। वहां जाके ये धीरे धीरे उपवास कर लिया था, फास्ट रख लिया था, उस तरह से इन्होंने प्राण त्यागे थे। तो वो चंद्रगुप्त के तरीके से था। तो चंद्रगुप्त ने जब ये जहर लिया तो ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे जब ये जहर कंसीव कर रहे थे तो इनकी जो वाइफ थी, बिंदुसार की माँ जो है, उनमें भी वो जहर कहीं ना कहीं प्रवेश कर गया। और जब उनके बेटा हो रहा था ये बिंदुसार, तो उस समय वो प्रेग्नेंट थी, तब ये जहर उन्होंने कंसीव कर लिया। तो जब इनकी डेथ हुई दुर्धारा की, तो वो जब बिंदुसार की जन्म हो रहा था उससे पहले उनकी डेथ हो गई, और बिंदुसार को पेट चीर के निकाला गया, स्टमक को फाड़ के इस बेटे को निकाला गया। बिंदुसार पैदा हो गया। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त को आगे चल के सक्सीड किया है। चंद्रगुप्त के बेटा जब 200 कितना था, 272 या 268 के आसपास कुछ ऐसा बीसी में राजा बना था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही है, वो बाद में देखिएगा। उसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर के जर्नल को हराने वाली ये घटना है, ये भी देखिए। वो तो बिंदुसार की डेथ, जन्म की बात हो गई है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत के पास क्या हुआ, 326 बीसी के अराउंड, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनको बोलते हैं, सिकंदर महान, ये मैसिडोनिया का राजा था और इसको विश्व विजेता माना जाता है। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था इसका, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, बहुत सब कुछ उसमें मैंने मेंशन किया है कि किस तरीके का जीवन था, किस तरह से कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती। ये ऐसे चलता चलता हिंदू कुश की पहाड़ियों से होते हुए भारत तक पहुंच गया था, और झेलम नदी के किनारे इसने लड़ाई भी लड़ी थी पोरुष के राजा, उस समय पोरुष जो राजा थे भारत के, तो बैटल ऑफ हाइडस पीस इन्होंने लड़ा, तो उस समय ये भारत आ गया था उस समय। उसके बाद इस चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में क्या होता है,
नंदा डायनेस्टी के टाइम पे भारत पे आया था, जब भारत पे अटैक किया था हाइबरडस्पीस रिवर के पास, पोरस के पास, तब नंदा डायनेस्टी थी। लेकिन बाद में क्या होता है, सिकंदर जो है वो वापस चला जाता है। अलेक्जेंडर के जो वापस जाने के दौर में अलेक्जेंडर की तो डेथ हो जाती है यहाँ पे जाके, आज के समय इराक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बेबीलोनिया में डेथ हो जाती है इसकी। सिकंदर की डेथ के बाद सिकंदर का साम्राज्य टूट जाता है, 4-5 हिस्सों में टूट जाता है, और यहाँ पे भारत के साथ जो साम्राज्य लगता है ये लगता है सेल्यूकिड एम्पायर। इसका जो राजा होता है वो भी जर्नल होता है, वो उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर जब राजा बनता है तो इसकी सीमाएं लगती हैं मौर्य साम्राज्य के साथ, और एक समय पे सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य यहां तक हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि अब मौर्य डायनेस्टी को भी मैं हराऊंगा और जीतूंगा, और अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो सपना था कि विश्व विजेता बनना है, भारत को भी जीतना है, ये काम करूंगा। सेल्यूकस निकेटर ने ये सोचा तो सही, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसने लड़ाई लड़ी भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तो आप जानते हैं कि चाणक्य भी थे, उनके गजब के स्ट्रेटेजियन थे, बहुत अच्छे रणनीतिकार थे। तो अब क्या होता है इन दोनों के बीच, बाद में सुलह होती है। सुलह ये होती है कि हार मान लेता है यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर, और इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के अलाई बन जाते हैं, आप हमें वॉर एलिफेंट दे दो और मेरी बेटी, जो इनकी बेटी थी हेलेना, उसके साथ शादी कर लो। तो इन्होंने शादी कर ली, उसके साथ हेलेना के साथ शादी कर ली। तो ग्रीक लोगों के साथ इनके मैट्रिमोनियल अलायंस बन गए, शादियों के संबंध बन गए चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का आपको मैंने साम्राज्य दिखा दिया, यहाँ तक साम्राज्य था, और यहाँ पे इस साइड में देखोगे ना इसके वेस्ट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य, जो कि एक ग्रीक साम्राज्य था। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो है ये किताब लिखी गई है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताया गया है। उसके अलावा एडवाइस दी गई है राजा को कि किस तरीके से अपने किंगडम को वॉर के टाइम पे मैनेज करे, फेमाइन और एपिडेमिक्स के टाइम पे मैनेज करे, इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मेंटेन करे जब कोई वॉर का टाइम चल रहा हो, वॉर स्ट्रेटजी कैसे बनाए। उसके अलावा गवर्नमेंट की नेचर, लॉ, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट लॉ सिस्टम, एथिक्स, मार्केट, ट्रेड, नेचर ऑफ पीस, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ किंग, इन सभी चीजों को विस्तारित तरीके से अर्थशास्त्र में लिखा गया है। सोचिए कितने ज्ञानी व्यक्ति थे चाणक्य, उस जमाने में इन चीजों के बारे में हर एक चीज, हर एक विषय के बारे में डिटेल में लिखना बहुत बड़ी बात थी। अर्थशास्त्र में इनको लिखा है, साथ में एग्रीकल्चर, माइनोलॉजी, माइनिंग, मेटल, एनिमल हस्बेंड्री, मेडिसिन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन चीज़ों की भी ऊपर इन्होंने सारी डिटेल में लिखा है। तो ये किताब सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रीटीज या पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल एक साम्राज्य, एक राज्य चलता है किस तरीके से, तो उसमें किस तरीके से आप उस राज्य को मैनेज करोगे, सब चीज़ें कही हैं। फिर चाणक्य नीति भी आती है, जो इनका नीति शास्त्र जो कहता है, जिसमें ये बता रखा है कि एक राजा को, एक आम व्यक्ति को किस तरीके से रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी चाहिए। बिहेव के ऊपर है ये, तो वो बिहेव में 7 लेसन इन्होंने दिए। कुछ फेमस लेसन्स के बारे में बात कर लेते हैं, इन कोट्स की तरह इनको समझिएगा, और एकदम डिटेल में भी हम चाणक्य नीति के ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ए पर्सन शुड नॉट बी वेरी ऑनेस्ट, स्टेट ट्रीज आर ऑलवेज कट फर्स्ट एंड ऑनेस्ट पीपल आर स्क्यूड फर्स्ट। तो ये बात इन्होंने कही थी, ये बात आपने बहुत बार सुनी है कि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, ये आपने कहावत सुनी होगी। ये बात चाणक्य ने कही थी कि किसी आदमी को बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका लोग फायदा उठाते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा, नेवर जज द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन बाय हिज प्रेजेंट कंडीशंस बिकॉज द टाइम हैज द पावर टू चेंज कोल इनटू शाइनी डायमंड। कि किसी को आज के, जो आदमी आज की स्थिति है उसके हिसाब से उसके भविष्य को मत आंकिए, क्योंकि समय बहुत ही पावरफुल है, और समय कोयले को भी एक डायमंड में बदल देता है। तो किसी व्यक्ति को भी उसका वक्त आगे समय में कितना बदल जाएगा आप नहीं सोच सकते। तो उसको, जैसे धनानंद ने ये गलती की थी, उन्होंने चाणक्य को कितना कमजोर आका था, उसको बेवकूफ़ समझा था और उसको डिसरेस्पेक्ट करके भगा दिया था। ऐसा करके उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी। अनलेस द एनिमीज वीकनेस इज नोन ही शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन फ्रेंडली टर्म्स। जब तक दुश्मन की कमजोरी आपको नहीं पता है तब तक उसके साथ दोस्ती जैसे संबंध रखिए, क्योंकि आप कमजोरी जानने के बाद तो उसको हरा सकते हैं, लेकिन अगर कमजोरी नहीं पता तब तक आपका दुश्मन आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। ये बात इन्होंने चाणक्य नीति में कही। These 7 शुड नॉट बी अवेकन फ्रॉम स्लीप। इन 7 लोगों को नींद से कभी नहीं उठाना चाहिए। किस किस को? सरपेंट, सांप को कभी नहीं उठाना चाहिए, सोते हुए सांप को, सोते हुए टाइगर को,
सोते हुए ततैये को, वैप्स को कभी नहीं उठाना चाहिए, स्मॉल बच्चे को, छोटे बच्चे को कभी नहीं उठाना चाहिए, राजा को भी सोते हुए को नहीं उठाना चाहिए वरना वो गुस्सा हो सकता है, और किसी और के कुत्ते को, किसी और का कुत्ता सो रहा है तो उसको मत उठाओ, और मूर्ख को भी कभी मत उठाओ। सो रहा है मूर्ख, अच्छी बात है, सो रहा है, उठेगा तो कलेशी करेगा, कुछ गड़बड़ी करेगा, मत उठाओ उसको। और बॉडीज विल डिके वन डे, वेल्थ इज नॉट ऑलवेज परमानेंट, डेथ इज ऑलवेज नियर बाय, देयरफॉर वी मस्ट एंगेज आवरसेल्फ इन गुड एक्ट्स। कभी भी हमारी बॉडी जो है वो हर दिन डीके होती जा रही है, हर दिन उसका जो मौत है वो करीब आती जा रही है, और आपका धन संपदा जो है वो परमानेंट नहीं है, डेथ आने वाली है, एक दिन आएगी, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य में अपने आप को लगा के रखिए, बुरे कार्यों से दूर रहिए। उसके बाद है ट्रीट योर किड लाइक ए डार्लिंग। ये देखो इन्होंने एक गजब की बात कही, आपके जो बच्चा है उसको डार्लिंग की तरह ट्रीट करो, बहुत ही प्यार से सिलेक्ट करो फॉर फर्स्ट 5 ईयर, 5 साल के लिए उसको बहुत प्यार से रखो, उसको पूरा स्नेह दो, लेकिन अगले 5 साल तक उसको डांटो भी, डांटना भी जरूरी है क्योंकि वो गलत प्रवृत्ति में पड़ जाएगा, ऐसी चीजें भी हो जाएंगी। उसके बाद जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके बाद उसको फ्रेंड बना लो, दोस्त बना लो। उसके बाद आपका जो बेटा है जब वो बड़ा होगा तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड की तरह बनेगा और आपके जैसा ही बनेगा। ये चीज इन्होंने कही थी। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। अपने दूसरे जो लोग गलतियां करते हैं उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर एक गलती अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है कि आप हर एक गलती को कर करके सीखें। तो इसलिए दूसरों की गलती से सीखना बहुत बेहतर तरीका है, इसलिए वो ज़रूरी है दूसरों की गलतियों से सीखना। अब डेथ की बात कर लेते हैं। ये तो हमने चाणक्य नीति की कुछ बातों को समझा है। डेथ इनकी हुई थी 275 BC में पाटलिपुत्र में। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जो डेथ है उस पर मिस्ट्री है, अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों को कहना है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टाव करके खुद उन्होंने भूख वो करके उपवास करके और उन्होंने अपने आप के प्राण त्याग दिए थे, उसी तरह से इन्होंने त्यागे। लेकिन दूसरी एक और थ्योरी है, वो एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी को डिनोट करती है। उसमें कहा गया कि देखो, बिंदुसार को जब पता चला कि उनकी माँ की जो डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं चाणक्य की वजह से हुई है, ये उनके मिसकंसेप्ट भी था कहीं ना कहीं उनको ये लग गया था कि उनकी पिता को जो जहर दिया गया वो शायद इनकी माँ को चाणक्य ने दे दिया था, इसलिए उनकी डेथ हुई, ये उनको लग गया। तो उसके बाद उन्होंने चाणक्य को अपने स्टेट से भगा दिया, कहा कि आप जाओ यहाँ से, आप एग्जाइल पे चले जाओ। तो वो जंगल में चले गए। उसके बाद बिंदुसार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आप चाणक्य को वापस लेके आओ। चाणक्य को लाने के लिए किसको भेजा? एक व्यक्ति था शुभांधु। शुभांधु जो है, ये व्यक्ति जो है ये एक तरह से राइवल था चाणक्य का, ये चाणक्य को पसंद नहीं करता था। और माना जाता है कि चाणक्य उस समय झोपड़ी में थे, और झोपड़ी में थे उस समय शुभांधु ने उस झोपड़ी को आग लगा दी और चाणक्य उस आग में जल के मारे गए। और फिर उसके बाद शुभांधु जब वापस आते हैं बिंदुसार के पास तो कह देते हैं कि उन्होंने तो सुसाइड कर लिया, मैंने नहीं मारा। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है एक, ये भी कहती है। तो कौन सी बात सही है ये हम पूरी तरह से प्रमाणित करके तो नहीं बता सकते, लेकिन चाणक्य की डेथ लगभग 275 BC में हुई, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण दे रखे हैं। तो होपफुली चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चाणक्य और चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, चाणक्य से रिलेटेड जो कहानियां हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।